कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल तो लाइव कराने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन लाइव हो नहीं पाया। कारण क्या था? एक तो बारिश, दूसरा नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होना। तो इस कारण से क्या हो रहा था कि आवाज़ तो बहुत अच्छी आ रही थी बट वीडियो क्या है बफर कर रहा था। अगर ऐसे होगा तो आदमी पढ़ तो नहीं पाएगा। तो अब बोला हूँ नेट वाले को, देखिए 1-2 दिन में ये सब जो टेक्निकल इशू है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब बाकी देखिए, तब तक हम लोग इसी तरीके से शुरू करते हैं जैसे पहले करते थे, प्रीमियर के माध्यम से। ठीक है, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे जब प्रीमियर होगा तो आप लोग उसी में लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको उसका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। उस समय मैं जब तक प्रीमियर चलेगा वीडियो पे ही रहूँगा, लाइव पे आप लोगों का आंसर उसी कमेंट बॉक्स में देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने बात तो कल शुरू की थी लेकिन पता नहीं पहुँची कि नहीं पहुँची, इसीलिए क्लास भी थोड़ा सा कल डिस्टर्ब हुई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुरू से, कि हम लोग बात करते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में। इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी भारतीय न्याय व्यवस्था। अब चूँकि हम लोग न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं न्यायपालिका की, जो सरकार के तीनों अंग जो होते हैं सरकार के, उसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो पूरी की पूरी सरकार को क्या करता है? संतुलित किए रहता है। किसको किसको? विधायिका को और कार्यपालिका को। यही 3 अंग होते हैं सरकार के। वो कैसे नियंत्रित करता है, कैसे कंट्रोल करता है, वो तो हम लोग लेक्चर में समझेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पहले बेसिक चीज़ समझते हैं कि ऐसी न्याय प्रणाली बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों हम लोगों की न्याय प्रणाली है, एकीकृत न्याय प्रणाली जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भारत में किया गया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो भारत में चूँकि क्या है कि हमने आज़ादी ले ली, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे पास न्याय देने वाली संस्था कैसी होगी, इसके बारे में बड़ा विचार हुआ कि भाई न्याय कैसे दिया जाएगा, न्याय देने वाली संस्था कौन होगी और किस तरीके की संस्था होगी। क्यों? क्योंकि हम अब इस एग्जाम्पल से समझिए कि एक तरफ हम लोग संघीय व्यवस्था को अपनाए हैं, संघीय व्यवस्था को अपनाए हैं। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है? फेडरल सिस्टम में क्या होता है? राज्यों का संघ होता है, राज्य एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, राज्यों का संघ होता है। अब इसमें क्या होगा कि 2 बात होती है। एक होती है केंद्र व राज्य, आपस में तो टकराहट होगी क्योंकि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है और शक्तियों को लेकर विभेद उत्पन्न हो सकता है कि भाई ये मेरी पावर है, राज्य की पावर है, कोई कहेगा ये केंद्र की पावर है, तो इसको लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस चीज़ को कौन समझाएगा, कौन सलटाएगा इस मैटर को, कैसे हमारी पूरी राज्य व्यवस्था सही तरीके से सुचारू रूप से चल सकती है। तो इसी के लिए क्या ये हुआ, एक हम लोगों को व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी न्यायपालिका की। तो केंद्र राज्य आपस में लड़ सकते हैं, उनके विवादों का निपटारा कौन करेगा। वहीं राज्य और राज्य भी आपस में लड़ सकते हैं। पता चला यूपी एमपी लड़ गए किसी बात को लेके, किसी विवाद को लेके, किसी बॉर्डर एरिया को लेके, तो इसमें क्या होगा कि विवादों का निपटारा कौन करेगा। तो न्यायपालिका जैसी एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, न्याय देने के लिए न्यायपालिका जैसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जो बताएगी कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या संविधान के अनुरूप सही है। एक तो हमारी ये बात हो गई, इसलिए हम लोगों ने न्यायपालिका को अपनाया। अब किस तरीके की न्यायपालिका को अपनाया वो हम लोग अभी आगे समझेंगे। दूसरे तरफ क्या है कि विधायिका जो है कानून बनाती है, विधायिका कानून बनाने की संस्था है, कानून बनाने की संस्था है। और वहीं दूसरी तरफ क्या है, लोगों के अधिकार भी हैं। कैसे अधिकार? मूल अधिकार, वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार का मतलब जिसको कानूनी स्वरूप से दिया जाता है, कानून बना के दिया जाता है।
और तीसरा होता है संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। इन अधिकारों की रक्षा की भी तो आवश्यकता होगी। पता चला कि राज्य ने या केंद्र सरकार ने अर्थात विधायिका ने ऐसा कोई कानून बना दिया जिससे क्या हुआ कि आपके मूल अधिकारों का ही हनन होना शुरू हुआ। पता चला कि निजता का अधिकार ही पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ वैधानिक अधिकार हुए चाहे संवैधानिक अधिकार हुए, कानून बना के सीमित भी तो किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि अगर आपको विधायिका रहे और विधायिका क्या कहे कि एक कानून बना दे कि अब से सोशल मीडिया पे आप लोग किसी तरीके की बातें नहीं कर सकते, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीन होती है। तो इस तरीके से राज्य से कौन रक्षा करेगा, लोगों के मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? तो उसके लिए भी तो एक न्यायपालिका की आवश्यकता होगी हमें। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें अब दूसरी तरफ हम लोग देखें कि क्या होता है कि एक तरफ सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका, मान लीजिए कि कोई आपके समाज को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया, अर्थात कोई ऐसा कानून बना दें जिससे आप में, आपके जो समाज में है, एक क्या कहते हैं सामाजिक समरसता के बजाय क्या हो जाए कि विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दें और उसको कार्यपालिका के माध्यम से लागू करा दे। तो इस चीज़ के भी संरक्षण के लिए आपको एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी और वो व्यवस्था क्या है? न्यायपालिका। तो इस तरीके से हम लोगों को एक न्यायपालिका की आवश्यकता थी। तो उसी आधार पर हम लोगों ने एक न्यायपालिका की संकल्पना ली कि भाई हम एक न्यायपालिका का गठन करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि चूँकि हम लोग संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, तो नियम से तो हम लोगों को संघीय न्यायपालिका लेना चाहिए था। जैसे अमेरिका में सिस्टम है, भारत संघीय न्यायपालिका ले सकता था जैसे अमेरिका में है। लेकिन इसमें क्या होता अमेरिका में, अब लेकिन इस न्यायपालिका में समस्या थी कि एक तरफ क्या है कि जो संघीय ढांचे का जो एक मूलभूत जो सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक केंद्रीय न्यायपालिका होती केंद्र सरकार की और दूसरी तरफ राज्यों की न्यायपालिका होती। एक तरफ केंद्रीय न्यायपालिका होती, एक तरफ राज्यों की न्यायपालिका होती। अर्थात क्या है कि केंद्रीय न्यायपालिका का कोई संबंध नहीं होता राज्य की न्यायपालिका से। ये अलग न्याय देती, ये अलग न्याय देती। जैसे हम आपके दिमाग में आएगा भारत में भी तो ऐसा ही है, एक तो केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों के स्तर पर हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है। तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर क्या होगा कि केंद्रीय न्यायपालिका का अलग स्ट्रक्चर होगा। हो सकता है केंद्रीय न्यायपालिका में ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट हो, और एक तरफ राज्यों की न्यायपालिका होगी जहाँ पर वहाँ पर राज्यों की न्यायपालिका का एक स्ट्रक्चर होगा, एक हायरार्की होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि बड़ा मतभेद हो जाएगा। पता चला राज्यों की न्यायपालिका कुछ जजमेंट दे रही है, केंद्र की न्यायपालिका कुछ जजमेंट दे रही है, और पावर में दोनों लगभग बराबर हैं, पावर में लगभग दोनों बराबर हैं। तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति भारत जैसे देश में आ जाती, क्योंकि यहाँ विविधतावादी देश था। तो इसी के संदर्भ में भारत में क्या किया गया कि हमने क्या किया, यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि हम लोगों ने संघीय व्यवस्था के बजाय एकात्मक व्यवस्था, जो ब्रिटेन में है एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली न्यायपालिका के व्यवस्था को ले लिया। एकात्मक व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या आता था, यूनिटरी सिस्टम। अब एकात्मक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने क्या किया, एकीकृत न्याय प्रणाली ले ली, न्याय प्रणाली ले ली।
अब एकीकृत न्याय प्रणाली का क्या मतलब होता है? हायरार्की या फिर पद सोपानी व्यवस्था, सोपानी ऑब्लिक हायरार्की सिस्टम। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, क्यों फ़ायदेमंद है ये, मतलब भारत के नज़रिए से? अब इसमें क्या होता है कि एक ऊपर केंद्र में न्यायपालिका होगी और वो नीचे के स्तर के न्यायपालिका को गवर्न करेगी, और नीचे वाली और नीचे वाली को। जैसे देखिए कि एक पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर बनाया आप, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट हुआ, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में भी क्या, सेशन कोर्ट जो कि दांडिक मामलों मतलब आपराधिक मामलों को देखती है, उसका सिविल कोर्ट। तो ऐसे क्या होगा कि लोअर कोर्ट को गवर्न करती है डायरेक्टली हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट को डायरेक्टली गवर्न करती है सुप्रीम कोर्ट, और ऑल ऑफ द एबव आप देखेंगे कि क्या कि इस पूरे सिस्टम को कौन गवर्न करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो यानी क्या है कि लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई निर्णय को बदलने की क्षमता रखती है, आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संशोधन कर सकती है। ये व्यवस्था को हम लोगों ने भारतीय हिसाब से समझा, क्योंकि देखिए भाई, अगर राज्यों की और केंद्रों की अगर जैसे अमेरिका में व्यवस्था है, जैसे हमने पिछले वाले में बताया था कि संघीय वाले में क्या दिक्कत थी कि केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग जुडिशियल सिस्टम आप बना दिए, अब उन दोनों में ही टकराहट हो गई, तो किसका जजमेंट आप मानेंगे? ठीक है, तो इसी संदर्भ में भारत में कैसे व्यवस्था की गई? एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई, और ये एकीकृत न्याय प्रणाली क्या है? पद सोपानी व्यवस्था के अंतर्गत आती है, हायरार्की सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें हर एक चरण, हर एक स्तर को कौन लीड करता है? ऊपर वाला स्तर। जैसे लोअर कोर्ट को गवर्न करेगी हाई कोर्ट को गवर्न करेगी सुप्रीम कोर्ट, और फिर पूरी तरीके से आप पिरामिड को देखेंगे तो सबसे ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, जो सभी को गवर्न करता है। तो यहाँ अगर किसी भी कोर्ट से कोई गड़बड़ी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस विषय पर संज्ञान लेकर उसको परिवर्तित कर सकता है, इससे समस्या नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ एकीकृत न्याय प्रणाली ली गई। क्यों ली गई? क्योंकि एक तो वहाँ समस्या थी, दूसरी तरफ जो हम लोग पिछले समझे थे कि संघीय व्यवस्था में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को, विविधतावादी देश होने के कारण। वहीं दूसरी तरफ क्या होता कि दूसरी चीज़ क्या है कि इस व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ लागू कर रखा था। जब आप लोग पढ़े होंगे, जब पहला सुप्रीम कोर्ट बना, बाद में हाई कोर्ट का गठन हुआ 1861 में, अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के उसमें संवैधानिक विकास वाले चरण में, जिसमें हम लोग सारे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर पूरा अभी 1947 तक के अधिनियमों को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें उनकी मेन विशेषताओं को समझेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था हम लोग पहले से देश में लागू थी, और उसको लागू करना बहुत मुश्किल नहीं था, बड़ा आसान था। और उसके बाद जो प्रावधान यूज़ किए गए वो 1935 के अधिनियम के थे, 1935 के अधिनियम के थे। अब वहीं पर जो 1935 के अधिनियम में जैसा बतलाया गया था वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर भी लागू किया। अब एक बात हम लोगों की और बचती है इसी संदर्भ में देखें तो, कि हम लोगों ने एकीकृत न्याय प्रणाली तो ले ली, लेकिन क्या सारा प्रोसेस भी ले लिया एकीकृत न्याय प्रणाली का? तो नहीं। हम लोगों ने एकीकृत न्याय प्रणाली का संरचना यानी स्ट्रक्चर लिया है। इसको बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर, ये हम लोगों ने लिया है यूनिटरी सिस्टम से। लेकिन जो कोर्ट की फंक्शनिंग है, जैसे जुडिशियल रिव्यू या प्रोसेसेस, वो जितने प्रोसेस हैं वो हम लोगों ने लिया संघात्मक व्यवस्था से। ये थोड़ा सा चूँकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कंसेप्ट वाली चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है आप लोग के लिए लगे, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा कि स्ट्रक्चर जो पूरा हम लोगों ने लिया एकीकृत न्याय प्रणाली का, वो तो हमने लिया एकात्मक व्यवस्था के तहत, यूनिटरी सिस्टम के तहत। वहीं लेकिन अगर हम इसका फंक्शन देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं, तो वो हम लोग लेते हैं संघात्मक व्यवस्था से। जैसे जुडिशियल रिव्यू एकीकृत न्याय प्रणाली के तहत नहीं आता था, उसको हम लोगों ने संघात्मक व्यवस्था से लिया। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं कि वो हम अमेरिका से ले लिए, अमेरिका से लिया है, या ये सब सारी चीज़ें। तो जैसे संघात्मक से हम लोगों ने क्या लिया, प्रोसेस यानी क्रियाविधि, लेटर ऑफ लॉ, सोशल जस्टिस, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी इसी के बाद जुडिशियल रिव्यू को समझेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने संघात्मक से क्रियाविधि ली है, प्रोसेस लिया है, और वहीं एकात्मक से हम लोगों ने संरचना लिया है। अब
भारतीय न्याय व्यवस्था में एक और टॉपिक आपको आता है कि न्यायपालिका और क्या करेगी। एक तो हम लोगों ने समझा कि एक मिनट इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए कि भारतीय न्याय प्रणाली एक तरीके से क्या हुआ, एकात्मक व्यवस्था के रूप में ली गई। एकात्मक व्यवस्था में क्या, एकीकृत न्याय प्रणाली जिसमें पदसोपानी व्यवस्था थी, जहाँ पर क्या है सब हर एक स्तर के ऊपर वाला स्तर लीड करता है। जैसे लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट लीड करेगा, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लीड करेगा। अंततः हम लोग देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ही सबको गवर्न करता है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई गड़बड़ी हो गई, कुछ बात उन लोगों ने गलत जजमेंट दे दिया, तो उसको सुधार करने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के पास है। उस पर अधीक्षण या निरीक्षण करने का भी अधिकार रखता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम लोगों ने पूरे पदसोपानी व्यवस्था को लिया। लेकिन अगर हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं, किस तरीके का हम लोग क्रियाविधि रखेंगे। जैसे होता क्या है कि आप घर का ढांचा तो आपने मान लीजिए कि यूरोपियन मॉडल का रख दिया, बना दिया बढ़िया सुंदर घर, लेकिन जो घर के अंदर के आपके रहने का तरीका है, चीज़ों को करने का तरीका है, खान पान है, वो आपका विशुद्ध देसी है। उसी तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था में संरचना तो हम लोगों ने एकात्मक व्यवस्था के तहत ली, लेकिन उसका प्रोसेस है, जो क्रियाविधि है, वो हम लोगों ने किससे ली है, वो हम लोगों ने ली है संघात्मक व्यवस्था से। उसी का एग्जाम्पल है जैसे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन, और उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो उसमें क्या है कि न्यायिक सक्रियता। ये सब सारे किसके पार्ट हैं, ये सब संघात्मक व्यवस्था के बेसिकली क्या हैं, आपके मेन फीचर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक चीज़ें ले ली। अब आप ये बात सोचिए कि यूपीएससी इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकता है। अगर हम चाहें तो पढ़ाना शुरू कर दें आपको एक लाइन से कि सुप्रीम कोर्ट में इतने जज होते हैं, इतने जजों की नियुक्ति होती है, ऐसे प्रोसेस है, ऐसे नहीं है। लेकिन आप अगर जुडिशियल सिस्टम को इस तरीके से नहीं समझेंगे तो यूपीएससी का जो एमसीक्यू है सॉल्व करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही जाएंगे। कारण क्या है, यूपीएससी कंसेप्ट पे जाएगा। अगर वो इसी में आपसे संरचना और क्रियाविधि को ही पलट दे और कहे क्रियाविधि हमने एकात्मक से ली है और संरचना हमने संघात्मक से ले ली है। जैसे भारत का जो संरचना है राज्य व्यवस्था का, वो संरचना हमारी संघात्मक है, उसी प्रकार से न्यायपालिका की भी संरचना संघात्मक है। तो क्या सही स्टेटमेंट होगा? बिल्कुल गलत होगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात होती है कि और क्या करता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका सबसे पहले काम क्या करता है कि केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, अर्थात विधायिका या कार्यपालिका की तानाशाही को रोकता है। और वो कैसे रोकता है, वो उसका न्यायिक पुनराविलोकन करता है। न्यायिक पुनराविलोकन हमने थोड़ा बहुत बताया था आर्टिकल 21 में, कहिए तो इस पर एक लेक्चर ही ले लूँगा। वो सारे केसेस में हैं जो न्यायिक पुनराविलोकन के, उसको समझ लेंगे। बस बेसिक बात अभी छोटी सी समझ लिया जाए कि अगर विधायिका या कार्यपालिका क्या करेगी, कोई ऐसा कार्य करेगी जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करती है, तो क्या होगा? अगर संविधान के विरुद्ध कार्य करेगी तो क्या होगा? तो जुडिशरी को ये पावर दी गई है, कि वो क्या करेगी, इनके कार्यों की जांच करेगी कि क्या संविधान के अनुरूप हैं या संविधान के विपरीत जा रहे हैं। तो वो कार्य क्या करेगी, इनके कार्यों की जांच संविधान के आधार पर करेगी। इनके कार्यों की जांच संविधान के आधार पर करेगी। अब वो भी कैसे करेगी कि क्या आपने जो प्रोसेस अख्तियार किया कानून पास करने में वो सही था कि नहीं, आपकी भावना कैसी थी, या बेसिकली लेटर ऑफ लॉ देखते थे पहले हम लोग, लेटर ऑफ लॉ, इसको और ज़्यादा थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये जो कार्यों की जांच करेगी, इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, जुडिशियल रिव्यू, इसको न्यायिक पुनराविलोकन भी कहते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन। अब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत क्या आएगा
कि पहले व्यवस्था हुआ करती थी, ये थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जुडिशियल रिव्यू क्या अभी आगे हम लोग उसको करेंगे पूरे लेक्चर में ही। इसको किस आधार पर देखेगी? एक होता है प्रोसीजर, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वहीं दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यही दो ऐसे कंसेप्ट हैं जुडिशियल रिव्यू के जिसके आधार पर हमारी पूरी न्यायपालिका चलती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया, हिंदी में कहेंगे विधि की सम्यक प्रक्रिया। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि अब मान लीजिए कि विधायिका या कार्यपालिका ने कोई ऐसा कानून या कोई कानून बनाया और उसको लागू कर दिया जो संविधान के विपरीत है, संविधान के विरुद्ध है, तो उसकी जांच कौन करेगा? एक व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो वही व्यवस्था है जुडिशरी, न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या है? उनके कार्यों की जांच करेंगे, कैसे कि कौन सा कार्य किए हैं, क्या यह संविधान के अनुरूप है कि विपरीत है। इसके लिए ये लोग जुडिशियल रिव्यू का सहारा लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनराविलोकन। अब उसमें क्या होता है? उसमें दो प्रोसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें जो हमारे संविधान में दिया गया था, जो जापान से लिया गया है, आप लोग पढ़ते हैं जब फैक्ट, तो उसमें देखते हो, ये पढ़ते होंगे कि जापान से क्या लिया गया है, क्या नहीं लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, उसमें आप लोग पढ़ते हैं ये लाइन। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, इसका मतलब क्या है कि जो विधायिका हो या कार्यपालिका हो, जो वो कार्य की है, क्या वो लॉ के यानी विधि के अनुरूप है कि नहीं है। कानून में जैसे दिया गया है, संविधान में दिया गया है कि ऐसे आपको कानून पहले क्या है? विधेयक पेश करना है, पेश करने के बाद क्या है? 3 वाचन करने हैं, 3 वाचन के बाद फिर पास करना है, जिसके लिए जो प्रोसेस दिया जाए, साधारण बहुमत से करना है कि विशेष बहुमत से करना है, इस तरीके की बातों की जाँच करता है। यानी केवल वो क्या करता है? लेटर ऑफ लॉ की जांच करता है। लेटर ऑफ लॉ, लेटर ऑफ लॉ, लेटर ऑफ लॉ का मतलब क्या है? जो कानून में शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों को वो जांचता है कि उसी शब्दों के आधार पर पूरा के पूरा जो भी विधायिका या कार्यपालिका कानून बनाई है या लागू कर रही, उसके प्रोसेस को वो जांचता है। लेकिन उसमें क्या करता है? वो केवल और केवल संविधान के शब्दों पर गौर करता है, उन्हीं शब्दों के अनुरूप ही वो कार्य करता है। लेकिन अगर हम देखें तो क्या हुआ कि समय बदला। अब इसमें क्या होता था कि न्यायपालिका केवल और केवल शब्दों पर ध्यान देती थी, तो इससे क्या होता था? सामाजिक न्याय की जो अवधारणा 1970-80 के दशक में खास तौर पे आई, सामाजिक न्याय का क्या मतलब हुआ कि आपने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर तो जांच कर ली, लेकिन हो सकता है कि राइट टू लाइफ, बेसिकली ये पूरा के पूरा मुद्दा आया था राइट टू लाइफ मेनका गांधीवाद में, जो आप लोग आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने उन लोगों ने जब वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू कोर्ट करने लगी, तो वहाँ यही बात छिड़ी कि आपने तो केवल एक ही चीज़ की जांच की कि केवल शब्द कानून में लिखे हैं कि नहीं लिखे, इस तरीके की बातें की। लेकिन क्या ये सही है? आज के डेट में अगर आपको संविधान में लिख दिया गया है जीवन का अधिकार, यानी आपको सशरीर जिंदा रहना है, लेकिन जिंदा रहने का मतलब तो बहुत कुछ है। जब तक आपका अर्थपूर्ण जीवन न हो, आप जिंदा रह के क्या करेंगे? आप क्या है? आपका एक सामाजिक स्तर नहीं है, आपके पास आय नहीं है, आपके पास रहने को घर नहीं है, आप एक केवल शरीर में आत्मा आपकी मौजूद है और आप जिंदा हैं। अगर ये परिस्थिति है तो क्या ये सही है? राइट टू लाइफ की सही परिभाषा है? तो उसी चीज़ को मेनका गांधीवाद में मुद्दा आया, मेनका गांधीवाद में 1971-72 में है ये। तो इसमें क्या हुआ? मेनका गांधीवाद में जब इतना विवाद छिड़ ही गया, तो उसमें मुद्दा बस यही आया कि भाई क्या जिंदा ही रहना सब कुछ है? इसी चीज़ को आगे चलकर लेटर ऑफ लॉ, लेटर ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस, सामान्य न्याय, नेचुरल जस्टिस, जिसे हम सामाजिक न्याय भी कह सकते हैं,
अब कोर्ट क्या है, एक कदम आगे बढ़कर अब केवल और केवल शब्दों के बजाय वह क्या कर रही है, नेचुरल जस्टिस पे भी ध्यान दे रही है कि अर्थपूर्ण जीवन तो मिल सके व्यक्ति को। इसी संदर्भ में अब जो हमारी जुडिशरी है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आधार पर जुडिशियल रिव्यू करती है, और जुडिशियल रिव्यू करके वो क्या करती है कि अगर विधायिका और कार्यपालिका गलत तरीके से किसी कानूनों को इंटरप्रिटेट किए हैं, लागू किए हैं या फिर ला रहे हैं, उस चीज़ को वो क्या करती है, रोकती है, उसको असंवैधानिक घोषित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यायपालिका हमारी जुडिशियल रिव्यू का भी कार्य करती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म भी एक कंसेप्ट है, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये PIL तो हमेशा आप लोग सुनते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे अभी इस पूरे सेक्शन में। अभी क्या था मेरा बेसिकली कहना ये था कि जो न्यायपालिका है उसकी बेसिक चीज़ें हम लोग समझ पाएँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, लोअर कोर्ट क्या होता है, फिर उसके बाद NGT। चलिए अभी उस सिलेबस को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को बनाया गया, जहाँ पर क्या है यूनिटरी सिस्टम के तहत उसके स्ट्रक्चर को लिया गया, और वहीं पर जो उसका फंक्शन है वो किसके तहत लिया गया है, हमारा वो लिया गया है फेडरल सिस्टम के तहत, यानी संघीय व्यवस्था के तहत। अब हम लोग बात करते हैं कि जुडिशरी और क्या क्या काम करती है। तो राज्य जब झगड़ते हैं, चूँकि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत है, तो स्वाभाविक सी बात है राज्य केंद्र राज्य झगड़ेंगे ही, उस विवादों का निपटारा। उसके बाद लोग आम नागरिकों के मूल अधिकारों का, विधिक अधिकारों का, उसके बाद संवैधानिक अधिकारों का, सभी प्रकार के अधिकारों का अनुरक्षण संरक्षण करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो विधायिका कार्यपालिका को कंट्रोल करना तीसरे अंग के रूप में, कि पता चला कि सरकार की तानाशाही से रोकना। चौथी चीज़ देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू के नाम पर विधायिका कार्यपालिका पर किस तरीके से उनके गलत कानूनों या गलत तरीके के आदेशों को रोकती है। तो ये सारे काम जुडिशियल हमारी जो जुडिशरी है वो करती है। और अब हम लोग चलेंगे कि अब हम लोग जुडिशरी के किस किस सेक्शन को कितना कितना ख़त्म करना है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए UPSC हो चाहे UPPSC, अगर किसी भी चीज़ की, जैसे आप मूल अधिकार पढ़ते हैं तो मूल अधिकार की बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे, केवल आर्टिकल रटना शुरू कर दिए, या जुडिशरी में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ना शुरू कर दिए और आप भारतीय न्याय व्यवस्था को ही नहीं समझ पाए तो भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि आधा पढ़ के आप जा रहे हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है कंसेप्ट पे इतना फोकस रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन को घुमा कर आपसे पूछे। और आप लोग जब कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्वेश्चन का स्तर भी आपको समझ में आ रहा था कि वो शब्दों के साथ खेलते हैं, कंसेप्ट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। तो उसी आधार पे हम लोगों को भी चलना पड़ेगा और तैयारी के स्तर को भी रखना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं अब कि हम लोगों का जो सिलेबस चलेगा न्यायपालिका में और किन किन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, उसको हम लोग एक बार नोट डाउन कर लेंगे। फिर एक एक करके, जो कि मेरी आदत भी है कि जो टॉपिक पढ़ाता हूँ पहले बता देता हूँ, कि जैसे पार्लियामेंट में बताया तो उसमें पूरा टॉपिक लिख दिया कि भाई इस सेक्शन को मैं कवर करूँगा, जिसमें कंप्लीट आपका हो जाए। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी लोग ऊपर से भी निकल जाते हैं, तो इसीलिए मैं सिलेबस पहले ही लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसी हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। तो चलिए हम लोग न्यायपालिका की अगर बात करें तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये चीज़ जान लें। देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो सब पढ़ते हैं, उसके बाद न्यायपालिका में क्या इंपॉर्टेंट होता है वो भी जान लीजिए, कि जो न्यायिक संस्थाएं हैं, अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं, कैट सेट NGT, ये सब सारी जो संस्थाएं हैं उनको हम लोग विशेष फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इन सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो न्यायपालिका में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली सामान्य पहलू और दूसरा क्षेत्राधिकार। जिसे हम लोग कहते हैं जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन। अब बात करते हैं दूसरे तरफ हाई कोर्ट की।
उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अब इसमें भी हम लोग दो पहलू देखेंगे, सामान्य पहलू और क्षेत्राधिकार। अब जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है व्यवहारिक पहलू पे हम लोग आते हैं। व्यवहारिक पहलू, एप्लीकेशन। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, नालसा, कैट और सैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और सैट का मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एनजीटी, उसके बाद सैन्य न्यायालय, उसके बाद हम लोग देखेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद हम लोग जो देखेंगे वो है अर्ध न्यायिक संस्था। तो इस तरीके से हम लोग देखा जाए तो हम लोग बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद जो उसके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, नालसा, कैट, सैट, एनजीटी, सैन्य न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, अर्ध न्यायिक संस्थाएं जितनी भी हैं, उन पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे। क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में देखे होंगे कि इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लोक अदालत हो गया, नालसा हो गया, चाहे यूपी पीसीएस दीजिए चाहे यूपीएससी दीजिए, यूपी पीसीएस देंगे तो पता चलेगा, वो पूछ लेगा लोक अदालत कब बनता है, उसमें जो जजों की नियुक्ति होती है उसकी मैक्सिमम उम्र कितनी है, ये इस टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट में भी जाता है। इस तरीके से यूपीएससी भी करता है। तो हम लोगों को सभी चीज़ों को, एक होता नहीं है कि पूरा ग्रॉस रूप में हम लोग पूरा ओवरव्यू लेके चलेंगे कि कोई भी सेक्शन छूटे ना। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो हायरार्की के हिसाब से हमने क्या बताया था कि सभी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सबसे ऊपर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो सभी को का अधीक्षण भी यही करेगा। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की सामान्य पहलू पे बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम लोगों का जजों की संख्या, जो कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अभी चेंज भी हुआ है तो इसलिए भी आपको याद रखना है कि कब कब चेंज हुआ है और कितने कितने रहे हैं। तो मूल संविधान में जजों की संख्या थी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तो है नहीं कि एक ही जज होता है, या वहाँ तो पूरी की पूरी पैनल होती है। तो जो मूल संविधान में जो बात कही गई थी वो थी 1+7 की, 1 CGI और 7 अन्य जज, ठीक है। लेकिन 1956 में यही संख्या बढ़ के कितनी कर दी गई? अभी बताएंगे कि संख्या कैसे बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। तो 1956 में ये संख्या बढ़ाकर 1+10 कर दिया गया, ठीक है।
एक CGI और 10 अन्य जज। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1960 में फिर इसकी संख्या को बढ़ाया गया। और संख्या बढ़ाई जाती है मुख्यतः केसों की संख्या के आधार पर, जिस हिसाब से बर्डन बढ़ता है। तो 1960 में 13 अन्य जजों की नियुक्ति की बात की गई। पहले 1+10 था, फिर 1+13 हो गया। फिर वहीं 1977 में कितना हुआ, 1+17। 1977 में जजों की संख्या बढ़ाकर 1+17 की गई। और 1986 में कितनी की गई, 1+25। और फिर 2008 में संशोधन कानून बना के कितना किया गया, 1+30 यानी 31 जज। लेकिन अभी हाल ही में, चूँकि हाल ही में हुआ है तो इम्पॉर्टेंट रहता है, तो फैक्ट इसीलिए लिखवा भी दे रहा हूँ। और फिर जो हाल में हुआ 2019 में, उसमें कितना किया गया, 1+33 यानी टोटल 34 सदस्य ये हुए। लेकिन क्या ये सदस्यों की नियुक्ति कैसे करते हैं, क्या है इसका प्रावधान, इसको जानना ज़्यादा ज़रूरत है कि जो सदस्यों की संख्या है कैसे मनमाने तरीके से बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उसी को हम लोगों को देखना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कैसे बढ़ती है सुप्रीम कोर्ट में। तो संसद इस पर निर्णय कौन करेगा, संसद करेगी। और वो भी कैसे, कानून बना के। ऐसे नहीं है कि संसद कोई मंत्रिमंडलीय संकल्प लाकर सीधे सदस्यों की संख्या को बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर जजों की संख्या को बढ़ा घटा सकती है, संख्या को बढ़ा सकती है। तो संसद कैसे बढ़ाएगी, साधारण बहुमत से। इसीलिए जब इसको पेश किया गया था 2019 में लोकसभा में, तो साधारण बहुमत से दोनों सदनों से पास करके इजीली इसको बढ़ा दिया गया था। अब बात करते हैं, क्या हाई कोर्ट में भी यही व्यवस्था है, यहीं पे बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की भी थोड़ी सी। तो क्या हाई कोर्ट में भी यही व्यवस्था है, अगर हाई कोर्ट में सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी तो कैसे होगा। तो आपके दिमाग में आएगा अरे यार संसद ही बना के कर देगी, तो नहीं, हाई कोर्ट की व्यवस्था अलग है। हाई कोर्ट में क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति बढ़ाते हैं। यहीं पर देखिए कन्फ्यूजन का पॉइंट आता है जो आपको एग्ज़ाम में परेशान करेगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सदस्यों की, अगर जजों की संख्या बढ़ानी है तो जजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, संसद साधारण बहुमत का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाना है तो वहाँ क्या होगा, हाई कोर्ट में जजों की संख्या आप कैसे बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, इसको इधर लिख देते हैं। हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जजों की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को बोलेंगे और राष्ट्रपति जी करेंगे। अर्थात मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करेंगे। देखिए यही कन्फ्यूजन, देखिए पॉलिटी का सारा क्वेश्चन कन्फ्यूजन पे होता है। अब यहाँ पर संसद में दूसरे प्रोसेस से कर रहे हैं और उच्च न्यायालय में दूसरे प्रोसेस से, तो कहिए इन दोनों को एक ही लाइन में लिख के वो बोल दे कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ऑब्लिक उच्च न्यायालय में जजों की संख्या का निर्धारण संसद साधारण बहुमत के आधार पर कानून बनाकर करती है। तो आपको एक बार को जब झटके में पढ़ के निकलेंगे कहेंगे हाँ यार सही तो है, लेकिन वो आप हाई कोर्ट को देखे नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट क्या करती है,
आधा स्टेटमेंट सही आधा गलत, क्योंकि हाई कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट में कैसे संख्या बढ़ेगी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय बढ़ाएंगे। तो ये पॉइंट आप हमेशा नोट डाउन कीजिए, और कन्फ्यूजन पे ही वो क्वेश्चन बनाता है, एक्सेप्शन पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जजों की संख्या की तो बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन जो उच्चतम आयु है उसके बारे में भी बात कर लें कि आयु कितनी रखी गई है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। अब जजों की आयु के संबंध में बात करते हैं, जजों की उच्चतम आयु। तो जो मूल संविधान में बात कही गई थी, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के जजों के लिए जो उम्र का निर्धारण किया गया था वो किया गया था 62 वर्ष, और हाई कोर्ट में जजों की उच्चतम सीमा जो रखी गई थी उम्र की, वो रखी गई थी 60 वर्ष। लेकिन आगे चलकर 15वां संविधान संशोधन 1963 किया जाता है, और 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इस आयु की सीमा को बढ़ा दिया गया। और अब क्या है, वर्तमान में आयु की सीमा क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। यानी इनकी, अगर आपसे पूछा जाए जजों की आयु संबंधी कोई विवाद होता है या उसको लेकर कोई विवाद हो गया, या जजों की आयु कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो इसके संदर्भ में भी किसको पावर दी गई है, वो दी गई है संसद को, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। वही हाई कोर्ट के संदर्भ में हम देखेंगे तो उसको राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अभी बताते हैं वो कैसे होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि मूल संविधान में आयु, उच्चतम आयु कितनी थी। यहाँ लिख दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, यहाँ लिख दे रहे हैं हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में कितनी थी मूल संविधान में, 62 वर्ष। वहीं हाई कोर्ट में कितनी थी, 60 वर्ष। 62 वर्ष और 60 वर्ष। लेकिन 15वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि अगर फैक्चुअल पूछेगा तो कब बढ़ाई गई, तो 1963 में बढ़ाई गई। तो 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के लिए रख दिया गया और 62 वर्ष हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से संविधान संशोधन से, तो 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब अगर एक मुद्दा आता है कि सुप्रीम कोर्ट के एज को लेकर कोई विवाद हो जाता है, जो एज है उसको कौन सॉल्व करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे कि संसद करेगी। ये कन्फ्यूजन अगर आ जाता है कि आयु को लेकर कोई विवाद आ जाता है कि नहीं आपने गलत आयु का निर्धारण कर दिया या किसी तरीके का विवाद हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि संसद करेगी कि राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो इसके संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई आयु से संबंधित विवाद आएगा, तो चूंकि आयु को बढ़ाया ही संसद ने है, आयु की सीमा को बढ़ाया ही संसद ने है, तो सुप्रीम कोर्ट में संसद इस मैटर को ख़त्म करेगी, संसद देखेगी। आयु को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसको कौन देखेगा, संसद देखेगी। और संसद देखेगी कैसे, वो कानून बनाएगी, भी कानून बनाकर विवाद का निपटारा करेगी, कानून बनाएगी सुप्रीम कोर्ट के मैटर में। और वहीं हाई कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट के मैटर में क्या होता है, तो यहाँ राष्ट्रपति महोदय करेंगे, पी फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय करेंगे, अनुच्छेद 77 का प्रयोग करेंगे, जो होता क्या है, रूल ऑफ बिजनेस, कार्य आवंटन का नियम, आवंटन का नियम। ठीक है, तो सुप्रीम को अगर आयु के संबंध में किसी तरीके का विवाद होता है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में जजों को लेकर आप गलत तरीके से आयु बढ़ा दी गई, घटा दी गई, इस संबंध में कोई बात आती है तो कौन देखेगा, संसद देखेगी। और संसद कैसे करेगी इस विवाद का निपटारा, तो कानून बनाएगी,
कानून बनाएगी। वहीं पर अगर आप देखते हैं हाई कोर्ट के संदर्भ में, तो हाई कोर्ट में उम्र को लेकर विवाद होता है, जैसे जो 60 से लेकर 62 है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और राष्ट्रपति महोदय किस आधार पर करेंगे? कार्य आवंटन के नियम के आधार पर, जो बतलाया गया है किसमें? अनुच्छेद 77 में। ठीक है, तो इस तरीके से जजों की आयु को लेकर अगर किसी तरीके का विवाद होता है तो निपटारा किया जाता है। अभी हम लोग सामान्य बातों पर चल रहे हैं, ज्यूरिसडिक्शन अभी आगे चलेंगे। अब बात आती है कि आपने आयु का निर्धारण कर लिया, संख्या का कर लिया, तब अब क्या करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में? तो आप योग्यता का निर्धारण करेंगे, और सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा भी यही रहता है। तो आइए हम लोग योग्यता को समझ लेते हैं कि क्या योग्यता रखी गई है जजों के संदर्भ में। योग्यता, देखिए सामान्य सी तो बात आप लोग जानते हैं कि भारत का नागरिक हो और ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण बात है योग्यता के संदर्भ में, तो संविधान में न्यूनतम उम्र का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। कहीं स्टेटमेंट में आप दे दिए जाए कि मिनिमम इतने होने ही चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो न्यूनतम उम्र का उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे तो हर जगह देखिए राष्ट्रपति पढ़ते थे, उपराष्ट्रपति पढ़े या किसी भी पदाधिकारी को पढ़ते थे, तो आप लोग याद देखते थे कि मिनिमम उम्र दिया रहता था। यहाँ जजों के संदर्भ में मैक्सिमम उम्र दिया रहता है, और उसी के साथ साथ न्यूनतम उम्र की तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। ठीक, दूसरी बात आप जानते हैं कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, ये तो हर जगह लागू होता है भारत के नागरिक वाले में, लेकिन अब जो दूसरा बात आती है कि एक या अधिक हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्षों तक, न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। योग्यता के संदर्भ में क्या है कि एक या अधिक उच्च न्यायालय, मान लीजिए उत्तर प्रदेश और एमपी हाई कोर्ट दोनों जगहों में, उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष, एमपी में 3 वर्ष, इस तरीके से 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। तीसरी चीज़ क्या होती है कि एक या अधिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। एक या अधिक उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट में, यानी उच्च हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पर 10 वर्ष तक मिनिमम वकील रहा हो, तब हो सकता है। और या तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट, कि राष्ट्रपति के नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता, इसका मतलब क्या है? पारंगत विधिवेत्ता का मतलब कि संविधान का बड़ा विशेषज्ञ, कानून का बड़ा विशेषज्ञ। फॉर एग्जांपल सुभाष कश्यप की आप लोग पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वो क्या कहते हैं, विधि के संबंध में एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, तो राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकें। लेकिन आज तक इसका प्रयोग नहीं हो पाया, इसका प्रयोग नहीं हुआ है कभी भी।
अर्थात क्या है कि 4 तरीके की योग्यताओं का वर्णन किया गया है कि भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या तो फिर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम 10 साल तक वकील रहा हो, और या फिर राष्ट्रपति के नज़र में ऐसा हो कि व्यक्ति बहुत बड़ा पारंगत विधिवेत्ता है, यानी कानून का जानकार है। इस आधार पर भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अब योग्यता के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ आती है कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि ये जो 5 वर्ष और 10 वर्ष वाला चीज़ है, इसी को पलट देता है एग्ज़ाम में, MCQ वगैरह में, या पूछता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद में बनाए रखिएगा।